देखो अपन ने क्या देखे थे कि कंपोनेंट क्या कर रहे थे, क्या बोलते तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को मिला दे क्या बन जाता, न्यूक्लियोसाइड बन जाता। उसके अंदर कौन सा लिंकेज रहता, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ तक तो हो गया था अपना, ठीक है, ये सब नॉर्मल बात है, अपन ने पढ़ी हुई है। अब देखो यहाँ से व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड, कौन बोला, फॉस्फेट ग्रुप, नॉट अ फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोला, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ फिफ्थ कार्बन, कहाँ से जुड़ता है, पाँचवें कार्बन से जुड़ता है ना, OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कैसे जुड़ेंगे बोलो, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, हाँ फॉस्फोएस्टर लिंकेज से, है ना। देखो व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ फिफ्थ कार्बन, जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है बोलता है किससे, पाँचवें कार्बन के OH से, हाँ, ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया ना अपना पूरा, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलाकर क्या बना दिया अपने न्यूक्लियोसाइड। तो उसने शुगर के नहीं बोला, न्यूक्लियोसाइड के पाँचवें कार्बन से बोला, ठीक, सही बात है ना। एक्चुअल में वो शुगर का पाँचवा कार्बन है, लेकिन अब शुगर क्या बन गया अपनी, न्यूक्लियोसाइड बन गया ना पूरा, इसलिए बेहतर ये है कि उसको क्या बोलना, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड की अगर बोलेंगे अपन तो फिर वो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। शुगर नहीं बोल रहा हूँ, पूरे को बोल रहा हूँ, पूरा नाम नहीं दे रहा उसका, जो नया नाम दे रहा है, नाइट्रोजनस बेस इसको मिलाकर बोलते हैं, ठीक बात है, ठीक है ना। क्योंकि पहले ये दोनों जुड़ेंगे तभी तो ना, पहले फॉस्फेट जुड़कर कौन सा कंपाउंड बनेगा अपने को तो नहीं मालूम है उसको, है ना। पहले ये दोनों जुड़ेंगे फिर बाद में फॉस्फेट जुड़ने वाला है। तो ये देखो इसका OH है ना, इसका OH है, इससे क्या जुड़ रहा है अपना फॉस्फेट जुड़ रहा है ना, इसका OH, तो दोनों के OH में से पानी निकाल दो, क्या बन जाएगा फिर अपना न्यूक्लियोटाइड, बस न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। यहाँ से पानी निकाल देना अपने OH, जुड़ जाएंगे वो, ठीक है। चलो यहाँ से पानी निकाल दिया और ऐसा जुड़ा दिया अपने को ना, तो देखो कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखो ये O, ये बीच में O रहेगा और यहाँ पर P रहेंगे, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड O है इधर साइड में, डबल बॉन्ड बना लो, एक OH यहाँ बना लो और एक ये O से ऊपर से जोड़ेंगे, याद है कि नहीं। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बनाया अपने, ये वाला बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है बोलो, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। चलो इसी के बारे में बात करें फिर क्वेश्चन। थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फाउंड। क्या बनेगा, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड बनेगा या फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा, कैसा टाइप डिपेंड करेंगे कौन सी शुगर थी। देखो अगर तुम्हारी डीऑक्सीराइबोस शुगर थी तो क्या बनेगा, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, और अगर राइबोस शुगर थी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। राइबो रहा है तो न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, जैसे पढ़े थे ना, एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द, देखो करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म्ड। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये मालूम है बात, 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं किस फॉर्म में, ताकि उससे क्या बन सके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन सके, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बन सके, ठीक है। आई बात समझ आता क्या, देख लो। मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंट इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखो जैसे यहाँ पर बन रही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सारी चीज़ें यहाँ पर तुमको दिख जाती है आसानी से। क्या क्या देखो, देखो ये देखो, ये दिख रहा है अपना, सबसे पहले ये अपना शुगर है, ठीक है ना। देखो ये थर्ड कार्बन है उसका, थर्ड, इसका मतलब नाइट्रोजनस बेस जुड़ी यहाँ पर, तो ये फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा, देखो इसकी लेबलिंग थोड़ा अलग है, थोड़ा याद रखना। देखो जैसे इससे बनाते हैं अपन, ठीक है। देखो ये पहला कार्बन है उसका, कौन सा, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, और ये वाला कार्बन जो है ना, ये पांचवा कार्बन। कौन सा कार्बन बोलो, पांचवा है। तो दिस कार्बन इज फिफ्थ कार्बन, ये अपना पांचवा कार्बन, ये जो कार्बन दिख रहा है ना, ये कौन सा बोले, पांचवा। समझ में, तो ये पांचवें कार्बन से फॉस्फोरस जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये लिंकेज हो गया, ये वाला लिंकेज कौन सा हो गया, फॉस्फोएस्टर, और दोनों को मिला दिया तो फॉस्फोडाइएस्टर। तो इस कार्बन ने, देखो ये तीसरे कार्बन, ऊपर वाले के तीसरे कार्बन से बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया, है ना, फॉस्फोरस ने। तो देखो यहाँ पर सिर्फ फॉस्फोरस बताया, एक्चुअल में फॉस्फोरस है क्या, नहीं है, पूरा जो अपने, हाँ फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट है वो पूरा, है ना। इसने सिंपल समझाने के लिए कार्टून में क्या बता दिया अपने को, फॉस्फोरस नहीं है तो इसलिए फॉस्फोरस बता दिया। एक्चुअल में बॉन्ड में बीच में क्या है, O है ना, POC बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड भी क्या है, POC बॉन्ड है। आई बात समझ। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड से जुड़ रहा है, इस बॉन्ड से, है ना। तो ये पूरे बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपने, फॉस्फोडाइएस्टर।
या फिर ऐसा बोल दो कि देखो, अगर ऐसा पूछा ये बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बोलते क्या, ऐसा पूछा था बोल सकते। हाँ देखो, नहीं देखो, ये वाले बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बोलते हैं ना बोन। तो फास्फोरस के और ये वाले कार्बन, ये वाले न्यूक्लियोसाइड के बीच के बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर। लेकिन जो दो न्यूक्लियोटाइड का बॉन्ड का बहुत एक्चुअल में बॉन्ड कौन सा है, ये देखो। वैसा तो ये दोनों मिलके जुड़ते तभी उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन हकीकत में दो न्यूक्लियोटाइड को बॉन्ड कौन सा बॉन्ड जोड़ रहा है, ये देखो। ये क्योंकि ये पूरा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड हो गया ना तुम्हारा, नीचे वाला पूरा एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, ऊपर वाला ये पूरा एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। तो फिर बॉन्ड कौन सा है जो दोनों को जोड़ रहा है, एक्चुअल में ये बॉन्ड है। कौन सा देखो, ये वाला। उसको क्या बोलना है? तो इसको बोलना है अपने को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलना है बोलो, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा हूँ फॉस्फोडाइएस्टर। हाँ, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड, जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड, ये सारे क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। और ये वाले फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है ना। तो ऐसा सिंगल वाला फॉस्फो, देखो, वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि भाई दो एस्टर बॉन्ड है इसलिए। लेकिन अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछा तो क्या बोलेंगे, जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड कहाँ तक की है तुम्हारा, ये भी तो देखो ना जरा। एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ तक की है, सिर्फ यहाँ तक की। दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ से यहाँ तक की है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा हो रहा है फिर, ये वाला। ये बॉन्ड क्या हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर। समझ में आया बात, है ना। तो बोल रहे भले उसको फॉस्फोडाइएस्टर, लेकिन समझना है कि वो किसको जोड़ता है। तुमको ये नहीं पूछना कि उसमें दो एस्टर है नहीं है, उतना केमिस्ट्री नहीं घुसेंगे। वो बोलेंगे कि बताओ दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाले बॉन्ड को क्या बोलते, खत्म। तो बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर। अरे एक न्यूक्लियोटाइड को नहीं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को जोड़ने वाले बॉन्ड। डेफिनेशन पकड़ना है अपने को यहाँ पर, समझ रहे हैं बात तुम। हाँ, अपने को इसकी केमिस्ट्री में नहीं पूछना है, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को जोड़ने वाले बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाले बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर। तो अपने को ये नहीं चेक करना है कि उसमें डाई आ रहा है कि नहीं, दो एस्टर बॉन्ड मिल रहे कि नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। डेफिनेशन क्या रहेंगी, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला कौन सा बॉन्ड है, ये दिख रहा है, मैंने एरो किया उसको, ये बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। चलो अब देखो कहाँ तक हो गया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बोले अपने, क्या बोले 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड के बारे में बताया कि 5 प्राइम एंड क्या है, जहाँ पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप है, और 3 प्राइम एंड क्या है, जहाँ पर फ्री OH ग्रुप है, ठीक है। अलग समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं बात कर रहा बैकबोन की। बैकबोन किससे बनी हुई है, शुगर फॉस्फेट से ना। जब यहाँ पर क्या दिखा देता मैं बैकबोन क्या है, बस एक मरतबा देखो, ये अपनी बैकबोन पूरी ये दिख रही ना, शुगर और फॉस्फेट से बनी ये बैकबोन है। शुगर और फॉस्फेट ये पूरी बैकबोन कवर हो रही कवर, ठीक है। अब यहाँ से जो बनने वाले हैं बाद में, ये जो बनने वाले देखो, ये जो निकल रहे, ये निकल रहे न्यूक्लियोटाइड, निकल रहे न्यूक्लियोटाइड। देखो यस, ये निकल रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड निकल रहा है बस ऐसे। ये क्या नाइट्रोजनस बेसिस है, ये क्या है बोलो, नाइट्रोजनस बेसिस है पूरी ऐसी, ये नाइट्रोजनस बेस निकल ऐसा। तो ये बैकबोन किससे बनी हुई है अपनी, शुगर और फॉस्फेट से, और उसमें से क्या निकल रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस। तो निकल रहे मतलब उनके बोले अंदर है करके, है ना, हाँ इनसाइड, ठीक है। क्योंकि ऐसे रहेंगे ना, सीढ़ी के अंदर रहेंगे ना, सीढ़ी के बाहर तो रहेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना। The backbone of the polynuclear chain is formed due to the sugar phosphate. The nitrogenous bases linked to sugar moiety projected from the backbone. कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, बैकबोन से निकल कर आ रहे हैं ना। देखो सीढ़ी देखते हैं, तो सीढ़ी के पहिए जो रहते हैं वो कहाँ से निकल कर आते हैं, एक्चुअल में अंदर से निकल। देखो सीढ़ी है तुम्हारी, तो इसके पहिए कहाँ से निकले, बैकबोन से निकल कर आएंगे उसके, है ना। ये जो रहते हैं सीढ़ी के ये, हाँ पैर जिसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं जिसको पैर रखते हैं, तो कहाँ से निकले, बैकबोन से निकल कर आएंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी है, देखो जो ये बैकबोन है अपनी शुगर और फॉस्फेट की, इसी में से नाइट्रोजनस बेसिस निकल कर आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है। इन द आरएनए में देखो क्या, एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू बोले तो पार्ट, है ना। एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू बोले तो क्या होता है, तो बोलते हैं ना बचा हुआ हिस्सा या फिर कुछ पार्ट, तो पार्ट मानो, है ना। हाँ बचा हुआ क्या पार्ट, देखो पार्ट मानो उसको। इन द आरएनए में क्या होगा, एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज़ एडिशनल OH ग्रुप। हर जो वो था अपना, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड का जो पार्ट था। अब आरएनए में भी तो न्यूक्लियोसाइड रहेगा ना यार, फॉस्फेट भी रहेगा, शुगर भी रहेंगे, वो भी रहेंगी। तो शुगर पे दूसरे कार्बन पे OH रहेगा, अपने पढ़े थे ना। ऑक्सी और डीऑक्सी में फर्क देखे थे कि नहीं देखे थे, ऑक्सी में फर्क ही क्या था, वही तो था ना कि दूसरे कार्बन पे OH प्रेजेंट है, उसी ऑक्सी बोले, वही समझा रहा कि इन द आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द 2 प्राइम पोजीशन इन द राइबोस। आल्सो इन आरएनए द यूरासिल इज फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ थायमिन। अब यूरासिल का नाम दे देखो, सॉरी थायमिन का नाम है, देखो यूरासिल देखे थे वहाँ पर, एनसीईआरटी डायग्राम भी दिया बायोमोलिक्यूल में, यूरासिल क्या है करके। तो हाँ, तो 5 मिथाइल यूरासिल बोलते हैं,
थायमिन कुछ नहीं है, यूरासिल जैसे ही रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए देखो इसे ये अपना कुछ ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर था ना, ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर था ना, उसको अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5वें कार्बन पे वहाँ पर थायमिन प्रेजेंट था। क्या था बोलो? सॉरी, मिथाइल ग्रुप क्या था मिथाइल ग्रुप। CH3 एक बड़ा सा ग्रुप था, क्या था? बड़ा ग्रुप था। तो बड़ा ग्रुप होने की वजह से क्या स्टेबिलिटी आ गई, मजबूती आ गई उसमें। देखो जो चीज़ मजबूत रहती है वो जल्दी टूटती है, जो कमज़ोर रहती है वो जल्दी टूटती है। बोलो अब DNA बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है। देखो अपन ने क्या बोले थे कि DNA, अपन ने आज वो पढ़े कि DNA जो है ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल DNA रहता है, ये बात मालूम है। और कुछ वायरसेस में RNA, तो ऐसा क्यों रहता है भाई? DNA RNA भी तो ले सकते थे ना यार। तुम बोल रहे कि भाई दोनों के दोनों भी काम कर सकते हैं, ये भी जेनेटिक मटेरियल बन सकता है, वो भी जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी क्या रहती है? प्रोसेस, जैसे चीज़ों को ट्रांसफर, जैसे मोबाइल में अपनी सिम रहता है और चिप रहती है, तो उसमें क्या रहती है? पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को सारी चीज़ें दिखाने मिलती है ना, जो प्रोसेसर रहता है उसका। तो वैसा अपना जेनेटिक मटेरियल है, जैसा जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो सारे फंक्शन अपनी बॉडी करेगी। समझ रहे बात? तो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे RNA DNA दोनों भी काम कर सकते थे, लेकिन DNA को ही सिलेक्ट क्यों करे, सबसे बड़ी बहस है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, यही समझना है सब। तो उसमें से एक चीज़ रहती है उसकी स्टेबिलिटी। क्या रहती है उसकी? स्टेबिलिटी। तो देखो DNA के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, ये यूरासिल की जगह पे क्या है? थायमिन। यूरासिल की जगह पर क्या है? थायमिन। अब उन दोनों में कितना छोटा डिफरेंस है वो बताता मेरे को। देखो ये डिफरेंस है। अब तुम देखो गौर से, अगर तुम देखो तो कुछ भी डिफरेंस नहीं सिवाय इस जो हाईलाइटेड ग्रुप की। क्या है वो? ये तुम्हारा यूरासिल थायमिन। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह पे क्या दिख रहा है तुम्हारे? तो ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ देखो ये यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक CH3 ग्रुप लगा। ये जो डंडी दिख रही है ना, एक्चुअल में डंडी नहीं है वो, क्या है मालूम? CH3 ग्रुप है, मिथाइल। अब देखो ये डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड बोले तो एक वीक बॉन्ड रहता है, उसको कोई भी तोड़ डालता है जल्दी से। जल्दी तोड़ डालेंगे तो रिएक्शन करने का फास्ट। मैंने बताया था कि अपन क्या था, तेल खाते और घी डालडा खाते, तो तेल के डबल बॉन्ड तोड़ के डालडा बना दिया। डालडा जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, स्टेबल बन गया। तो ऐसा कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे ना उसमें, तो स्टेबल बन जाता। अब देखो कोई चीज़, जैसे कोई भी इंजाइम इसको तोड़ने के वास्ते आएंगी, रिएक्शन करने के वास्ते आएंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर आसानी से रिएक्शन कर लेंगे, कुछ है नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पर रिएक्शन करने गई तो यहाँ पर एक बड़ा सा CH3 ग्रुप लगे हुए, वो क्या करेंगे? उसको रिपल मार देंगे। ये CH3 ग्रुप क्या कर देंगे? उसको रिपल मार देंगे, लोड देंगे एंजाइम को, तो लग नहीं सकती। इसको कोई भी आसानी से चेंज कर सकता है, तोड़ सकता है, इसको जल्दी नहीं तोड़ सकते। तो इसीलिए जो है ना, स्टेबिलिटी आ गई मॉलिक्यूल के पास। क्या ये बोलो? स्टेबिलिटी आ गई ना, समझ में आ रहा? कोई भी आके बहका के जा सकता है? नहीं जा सकता। किसी के साथ में रिएक्शन कर सकता? नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को पूरी रिएक्शन से तोलते हैं। जो चीज़ स्टेबल रहती वो नॉन रिएक्टिव, क्या रहती बोलो? नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्शन जल्दी नहीं करती। जो चीज़ स्टेबल रहती वो रिएक्टिव रहती है, जो चीज़ स्टेबल रहती है वो अनरिएक्टिव रहती है, और जो अनस्टेबल रहती है वो रिएक्टिव रहती है। ऐसा, ठीक है? अगर इसमें मिथाइल नहीं रहता तो इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता। हाँ, ये पाई दो, जैसे यहाँ पर मिथाइल है ना, ये बॉन्ड जल्दी कोई भी तोड़ डालेगा। पाई बॉन्ड में तो वीक बॉन्ड नहीं, मजबूरी में बनाया बॉन्ड, मजबूरी में बॉन्ड बना लिया भाई, कार्बन कार्बन ने आपस में। जैसे अगर कोई स्टेबल चीज़ बॉन्ड बना लेगी फिर वो स्टेबिलिटी आ गई। अब इस पर यानी एक प्रोटेक्शन गार्ड बढ़ेगा उसके घर के सामने, ये दिख रहा है ना, चौकीदार। जब कोई भी आएगा तो निकल यहाँ से, किसको तोड़ रहा है बेटा? पाई बॉन्ड को, क्या लगा? अब यहाँ कोई है नहीं, चौकीदार दिख रहे हैं? नहीं है। चौकीदार नहीं है ना, तो यहाँ पर कोई भी अटैक मार लेगा और उसको तोड़ देंगे। अब तुम्हारा DNA, अब तुम्हारी जो मोबाइल के अंदर की सिम है वही आसानी से टूट जा रही बोले तो फिर क्या काम का है? जो चीज़ पूरा डाटा ट्रांसफ़र करेंगी, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे, वही तुम जल्दी से ख़राब हो जा रही। तो अपन जब भी बनाएंगे ऐसी काम की चीज़, तो अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे? उसकी स्टेबिलिटी, जल्दी टूटने को नहीं होना, ख़राब नहीं होने को ना। पानी में गिरा दो, इसमें गिरा दो, वो भी कर दो, कोई अच्छी रहने को ना यार, कुछ भी हो सकता है। तो अपन ऐसा चाहिए ना, तो यहाँ पर वो काम नहीं। देखो RNA को क्यों सिलेक्ट नहीं करें? क्योंकि RNA में है ना ज़्यादा रिएक्टिव था, अनस्टेबल मॉलिक्यूल, जल्दी टूट जाएगा, जल्दी रिएक्शन कर लेता फटाफट। लेकिन DNA में पहली जो 3-4 वजह रहती है स्टेबिलिटी, पहली वजह उसकी ये है, देखो क्या, कि यूरासिल की जगह पर थायमिन है। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। थायमिन बोले तो यहाँ पर एक CH3 लगा दो, थायमिन बन जाता है, और इस CH3 लगाने की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या थी बोलो? स्टेबिलिटी। समझे? समझ में आया कितना कम डिफरेंस है यूरासिल थायमिन में? सिर्फ एक CH3 का, और उस CH3 की वजह से उसके पास में स्टेबिलिटी आ गई, पावर आ गई, सुकून में। अब उसको कोई भी आके तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता। मिथाइल यूरासिल क्यों बोला उसने? तो क्योंकि थायमिन कुछ है ही नहीं, पायो मिथाइल यूरासिल ही है। देखो उससे 5वें कार्बन पे मिथाइल ही तो लगे हुआ है ना, उसके अलावा ही क्या? तो इसलिए अपन थायमिन का दूसरा नाम क्या रख सकते बोलो? पायो मिथाइल यूरासिल, अनदर नेम, केमिकल नेम फॉर थायमिन। थायमिन ना बोल क्या था? तो हकीकत में वही है वो,
कुछ डिफरेंट नंबर तुमने क्या करे, उसके 5वें कार्बन पे एक CH3 ग्रुप चिपका दिया। आरएनए की बात इतनी बोला फिर उसने। RNA के 2 ही पॉइंट लिखे, अभी नहीं, अभी बहुत बड़ी बाकी है ना, अभी सिर्फ कुछ ही डिफरेंस देखे ना अपने। स्ट्रक्चर पर ही खेल रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर ही चालू है। अब देखो DNA एज, देखो अब समझ, अब बात चालू होगा, अब डीप थोड़े है ना, कि DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिस्टर। अब देखो एसिडिक बोले तो बेस रिएक्शन हो सकता है, एसिडिक बोले तो तेज़ाब को बोलते हैं, जो बेस रिएक्शन, तेज़ाब तो मालूम है ना, वाइट कलर एसिड अपना। अब देखो वो अपन ऐसा उसको जैसे शक्कर नमक को फील करते हैं, कोई मीठा खट्टा वैसा फील थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, तो एसिड देखो क्या रहते, थोड़े खट्टे रहते टेस्ट में। सिट्रिक एसिड खाए, नींबू खाए, वो खट्टे रहते, और बेस रहते बिटर। अब अपन को जनरल लैंग्वेज जैसे अपन को मीठे का टेस्ट मालूम है, खट्टे का टेस्ट मालूम है, खारे का मालूम है, ऐसा एसिड बेस का टेस्ट इतना फील नहीं आता अपने को। लेकिन एक जनरल बात रखो, एसिड रहते खट्टे टेस्ट में, और बेस रहते मीठे, बेस रहते कड़वे, क्या रहते बिटर बोलो कड़वे रहते, ठीक है। तो DNA का नेचर एसिडिक था, DNA का नेचर क्या है बोलो, एसिडिक है। और वो क्यों रहता, फॉस्फोरिक एसिड है ना, उसमें फॉस्फोरिक एसिड, तो एसिडिक तो नेचर है ही ना, उसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से एसिडिक नेचर है। तो सबसे पहले डायरेक्ट जाके किसी ने भी स्ट्रक्चर पे हाथ नहीं डाल दिया, तो कोई भी चीज़ दिखती तुमको, अब डायरेक्ट उसके अंदर कौन सी चीज़ से बनी मालूम पड़ जाता है कि हम लोग नहीं, ऊपर ऊपर देखेंगे भाई इसको इतना है, ये है, ऐसा है, नेचर वेचर मालूम पड़ा। तो केमिकल कभी भी क्या रहेगा, उसके स्ट्रक्चर पे बहुत बाद में जाते हो, उसकी रिएक्शन सबसे पहले मालूम पड़ते हैं। कोई भी क्या, जैसे तुमको एक हरा केमिकल मिला, तो तुम डायरेक्ट तुम केमिकल को देखेंगे और तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर आ जाएगा उसका। अब पानी को देखते हो, कितने सालों से पानी देख रहे, 20 साल से पानी देख रहे, कभी मालूम पड़ा उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता करके, मालूम नहीं मालूम पड़ा। हाँ, पानी को रिएक्शन मालूम पड़ती है, पानी को डाले देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, चाय में डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते, जो भी है ना, XYZ। अपन चूने डालेंगे तो उसमें घुल जाएगा, चूना घुल जाएगा, तेल के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन कभी मालूम पड़ती। तो केमिकल चीज़ों की सबसे पहले रिएक्शन मालूम होती। तो DNA का भी क्या है, DNA केमिकल ही है ना, रॉड वॉड थोड़ी है खाते अंदर के भाई निकल कर आ जाएंगे कांटे जैसा, ऐसा है कि नहीं, धागा है। तो वो धागा भी बाद में मालूम पड़ा, अपने सेल में धागे जैसा घूमते हुए दिखता, पूरा सॉल्युबल रहता, दिखता ही नहीं कुछ। अब केला खाए तुमने, कभी DNA फील हुआ कि भाई धागा निकल रहा है केले में से, नहीं, बायोटेक में वो हाँ, वो बाद में निकालना पड़ता, उसको अनस्टेबल करना पड़ता, सॉल्यूशन पूरा घुले हुआ रहता पानी में। अपने कितने सेल देखे तुमने, कौन सा सेल नहीं देखे, गाजर, मूली और जो मीट वीट जितना भी देखे, चिकन कुछ भी देखे, उसमें सेल नहीं दिखेगी क्या? आज तक भी तुमको DNA जैसा कुछ दिखा उसके अंदर? सॉल्युबल रहता है, घुलने वाला रहता है, जैसे पानी में कुछ चीज़ें पानी में घुलती है ना, तो DNA पानी में घुले हुआ रहता है। घुले हुआ था, हाँ, तो उसमें इथेनॉल डालना, यानी ऑर्गेनिक चीज़ डालना पड़ता तब बाहर आता। तो नमक पानी में घुल जाता ना, वैसे DNA पानी में घुला हुआ रहता है, तो इतना आसान नहीं है उसको फाइंड करना। लेकिन अब उन रिएक्टिविटी चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर लिए, बेस डाल दो उसमें, रिएक्शन कर लिया, इसका मतलब वो एसिड है। अगर कोई एसिड पहचानने का तुम्हारे को, उसमें बेस डाल दो, रिएक्शन कर लेता है एसिड। हाँ, तो उसमें समझ में आया कि सॉल्ट, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है नमक बनता है, क्या बनता है, तो नमक बन गया। कोई भी चीज़ की पहचान रहेगी ना, अब तुमको पहचानने का कि भाई कोई चीज़ एसिड है नहीं है, अब अपने को आज के टाइम पर सब मालूम है एसिड बेस क्या है। तो तुम लोग अगर तुम्हारे को लग रहा है कोई चीज़ एसिड है, उसमें बेस डाल दो, नमक बनकर आ गया, इसका मतलब वो एसिड है। अगर कोई चीज़ बेस है, उसमें एसिड डाल दो, नमक बनकर आ गया, इसका मतलब वो बेस है। समझ रहे बात? तो ऐसा DNA के साथ में भी हुआ। सबसे पहले उसका कोई अपन ने पहले सब पढ़ लिए, अब NCERT पढ़ा रहे, देखो देखो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमने क्या मालूम पड़ा, उसका नेचर मालूम पड़ा कि बहुत पहले, सबसे पहले नेचर मालूम पड़ा था कि स्ट्रक्चर तो बहुत बाद में दिखा लिया अपन ने, लेकिन अपन ने नेचर पे पहले बात नहीं की, स्ट्रक्चर पे बात कर ली। अब नेचर पे देख रहे हैं कि हकीकत क्या हुई थी, कैसी पूरी डिस्कवरी हुई, वो पढ़े थे कि DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस। तो DNA क्या है, एक एसिड है। क्यों है उसका रीजन मालूम है तुम्हारे पास, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, एसिड उसमें ही है ना यार, ठीक है। हाँ, इसलिए तो वो तो इतनी डीप नहीं बोला, लेकिन एसिडिक है इतनी बात कन्फर्म है, ठीक है। और क्यों है, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिस्टर। किसने करा था उसको, फ्रेडरिक मिस्टर ने सबसे पहले देखा था इन 1869। तो ये ईयर नहीं याद रखा चलता, साइंटिस्ट के नाम से याद रखना, ठीक है। ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन, क्या बोलते थे उसने, न्यूक्लिन याद रखना, हाँ इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिन, हाँ ठीक है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस भी नहीं, हाँ न्यूक्लिन, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, लेकिन उस टाइम पर नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, टेक्निकल लिमिटेशन थी ना, लाइब्रेरी जो अपन लैब में जो आज काम करते हैं उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, अलग अलग केमिकल, इतनी रिसर्च भी नहीं थी। कब की बात है देखो, 1859 की, 1870 की बात मान लो, कितने साल हो रहे हैं ऐसे, उसको 1.5 साल हो रहे हैं, उस टाइम की बात है, उसने जब देख डाला था। अब उन कहाँ पड़े उस टाइम पर तो बता भी नहीं सकते, ठीक है ना। चलो, टेक्निकल लिमिटेशंस इन आइसोलेशन, तो DNA को उसको मालूम पड़ गया कोई तो चीज़ है वो एसिडिक है करे, लेकिन उसको निकाल नहीं पाया था लोग,
जैसे आज अपन इतने साल के बाद आज तो नहीं निकाल पाया अपन सब्जी में का डीएनए बाहर, हाँ आज तक भी निकालेगा अपन ने, मालूम होने के बाद भी निकाल पाए। लेकिन उसने भाई ने उस टाइम पर तो आज से 150-200 साल पहले तो बहुत लिमिटेशन से टेक्निकल, तो उसने निकाला नहीं था। लेकिन क्या बात थी कि उसने देखो ही हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, बगैर तोड़े ताड़े पूरा बाहर निकालना बहुत मुश्किल बात है। आज तो मुश्किल बात है, तब तो 150-200 साल पहले तो बहुत अलग बात थी ना। डीएनए को पैसा कचुम्बर करके एक आध कुछ ना कुछ पार्ट तो तुम निकाल ही लेंगे, लेकिन बगैर तोड़े ताड़े कुछ भी डिजॉल्व करे बगैर डायरेक्ट डीएनए को बाहर निकालना, पूरे सेल से कुछ नहीं, डायरेक्ट डीएनए। अब सेल में कितनी चीज़ें, इतनी सी जगह पूरी जान बसा है उसमें, है ना, इतनी सी चीज़ है। तो बगैर तोड़े ताड़े इंटैक्ट बोले तो उसको कुछ भी हार्म नहीं होने वाला, इंटैक्ट एज इट इज़ निकालना। जैसे मतलब मक्खन में से बाल निकाल लेना, ऐसा साबित एज इट इज़ निकालना तो बहुत मुश्किल बात थी उस टाइम। तोड़ ताड़ के तो निकाल ही लिया उसने कुछ ना कुछ करके, है ना, केमिकल रिएक्शन करा, लेकिन एज इट इज़ कि भाई उसका स्ट्रक्चर स्टडी हो पाया, ऐसा कर पाया, नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट बिना तोड़े, हाँ बगैर तोड़े बगैर कुछ हार्म पहुंचाए, डीएनए को नुकसान पहुंचाए, निकालना बहुत ही मुश्किल काम था। द इलूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो इल्यूसिडेशन तो समझाना, द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक छुपा हुआ रहा हो, उसको समझाना वो तो बहुत दिनों तक कि वो पॉइंट रहा कि भाई कैसा रहेगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा। देखो इल्यूसिडेशन देख लेते हैं उसका, अगर तुम नॉर्मल लाइन का मतलब लेंगे तो क्या है उसका मतलब कि भाई कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस थी, इसलिए उसका स्ट्रक्चर क्या है बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया, देखो है ना। लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखे, देखो कि द इलूसिडेशन यानी वजाहत, समझाना, एक्सप्लेनेशन, द इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा, रिमेन्ड इलूसिव यानी मुबहम, अगर उर्दू में माना तो मुबहम यानी छुपा हुआ, तो कई दिनों तक छुपे हुए थी, कई दिनों तक वो बात मालूम ही नहीं पड़ी। हाँ टेक्निकल लिमिटेशंस थी। अब देखो स्टेटमेंट में आ गया कि द इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इलूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस। रीजन सही है, दोनों भी सही है। मुबहम बोले तो कोई चीज़ छुपी हुई है, छुपे हुआ यानी पता ही नहीं चला। मुबहम बोले तो जैसे बोलते ना मुबहम रख दिए, बोलते ना, हाँ भरम में रख दिए, बताया नहीं, बोले नहीं, समझाए नहीं, ऐसा। हाँ मुबहम बोले तो छुपाना, सिंपल बोले तो छुपाना, अभी दिल में बात रख लिए, बोले नहीं किसी को, बात छुपा लिए, किसी को कुछ देखे पुणे छुपा लिए, बोले नहीं, तो उस तरीके से। तो ये छुपी हुई रही, उसका स्ट्रक्चर अपने को मालूम ही नहीं पड़ा, है ना। क्यों नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशंस थी, इसलिए अपन देखो वर्ड दोनों भी सेम है, एक इलूसिडेशन और एक इलूसिव, लेकिन मतलब दोनों का अलग है। एक का मतलब है समझाना, एक का मतलब छुपा हुआ, समझ आया। तो बहुत दिनों तक छुपा रहा, बोलता हूँ क्या छुपा रहा, उसका स्ट्रक्चर तो होगा ना यार उसका, लेकिन अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको। हाँ इट वॉज ओनली इन 1953, अब देखो कितने 100 साल के बाद करीब है ना, दैट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस, वहाँ पर भी पढ़े इन दोनों के बारे में, जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, दोनों बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। अब हुआ क्या था, कुछ कैसा ऐसा समझ लो कि मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन दो साइंटिस्ट थे, ये दोनों, इसमें जो है ना मॉरिस विल्किंस ये जेंट्स है और रोजलिन फ्रैंकलिन ये लेडी है, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या करे, बढ़िया से एक्सरे डीएनए को एक्सरे में देखे। ये क्या वो जेम्स वाटसन समझा रहा ना वही, मेरा सुनो पहले सुनो, अभी वही समझा रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि कौन मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन क्या है, उसमें से लेडी है, और जो क्या है जेम्स वाटसन जेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या करे, डीएनए को एक्सरे में देखे, क्या देखे, एक्सरे में देखे, बढ़िया से उसका स्ट्रक्चर निकाले, नोट वोट बनाया, अपनी पूरी कॉपी तैयार करे। अब ये दोनों चोर आए, कौन, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने पूरा डाटा चुरा लिया ना, अपना देकर अपना नाम रोशन। तो मेहनत इनकी थी, स्ट्रक्चर इन्होंने आधा लगा कि ऐसा होगा, इन्होंने वो 2D के एक्सरे के स्ट्रक्चर को 3D में घुमाकर दिखा दिए। लोग बोला देखो ऐसा रहता स्ट्रक्चर, देखे कितनी मेहनत करे हमने, लाओ इनाम, नोबेल प्राइज। समझ रहे बात तुम। तो मॉरिस विल्किंस ने, देखो बोलने का मतलब क्या है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इनके एक्सरे के डाटा पे, डाटा किसका था, इन दोनों का, चुरा लिया इन्होंने एंड दे दिए 3D में घुमा के मॉडल, कि देखो हमारा मॉडल है, बोले बस क्या मेहनत करे, बोले बहुत काम के काबिल साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज जल्दी होना। तो ऐसा समझ रहे बात, ठीक है। क्या बोले देखो, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल, एक्सरे यानी एक्सरे में उन्होंने डीएनए को देखे, तो एक्सरे में 3D से नहीं जाएगा तुम्हारे को, भाई एक्सरे में ऐसा घूमते हुए तुम्हारे सामने आ गया, ये लो स्ट्रक्चर ही ऐसा सोचूंगा, 2D बनाऊंगा। इन्होंने अच्छा है ऐसा 2D है, तो एक काम करो 3D में बना दो, अरे क्या बात है, चलो ऐसा काम हो, समझे बात। तो अब देखो पूरी लाइन समझो, अब समझ में आती। इट वॉज इन 19 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन,
बेस्ड ऑन किसकी बुनियाद पर? वो जो उन्होंने बेचारों ने दोनों ने निकाले थे, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, उन दोनों के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के ऊपर इन्होंने क्या कर दिए? प्रपोज अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल जो आज पढ़ते हैं ना अपन, इन्होंने दिया। किसने? ऑर्सन एंड क्रिक। लेकिन किसके डाटा पे दिए? रोजालिंड फ्रैंकलिन और इसके पे, है ना, मॉरिस विल्किंस के एक्सरे डिफ्रैक्शन पे, ठीक है। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, किसके लिए? फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए मॉडल दे दिया उन्होंने। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन बोले तो उन्होंने जो कुछ भी दिए है ना, जो प्रपोजिशन, हाँ जो बताया समझाए, उनका हॉलमार्क, एक बहुत बड़ी अहम निशानी क्या है उनकी इसकी? वॉज बेस पेयरिंग। उन्होंने बताए थे वॉटसन एंड क्रिक ने कि उसके डीएनए में बेस पेयरिंग दी थी। हॉलमार्क की निशानी उनकी, है ना। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है उनके जो डाटा, जो उन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया दिया, उसमें क्या बताया कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और उसमें बेस पेयरिंग दी थी, इन न्यूक्लियोटाइड पेयरिंग। मतलब इन्होंने बताया जेम्स वाटसन फ्रांसिस, हाँ फ्रांसिस क्रिक ने। जो अभी ये जो दोनों है नीचे बोलो मॉरिस और रोजालिंड, इस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, ये देखा हूँ कि भाई बताओ किसके एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के ऊपर वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिक्स क्या दिया? उल्टा कर देंगे, वो बोलेंगे मॉरिस विल्किन रोजालिंड फ्रैंकलिन ने वॉटसन एंड क्रिक के एक्सरे डिफ्रैक्शन के ऊपर वो दिए करके डबल हेलिक्स 3D मॉडल दिए करके। गलत हो गया, चुराए थे किसका इन्होंने? हाँ ऐसा चुरा लेते, चुराए थे इन्होंने, ये बात खत्म हो गई। मॉरिस विल्किन और ये हॉलमार्क चुराए थे, तुम नहीं याद रखे, तुम इतना समझे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा उठा लिया किसका? मॉरिस विल्किन और फ्रैंकलिन, ऐसा बोल सकते ना अपन। अब उनका ले रहे तुम, और उनको कुछ ना कुछ तो मिलने को ना, मिला होगा उनको भी, अपने एनसीडी में नाम आया था, लेकिन अपन याद रखने के लिए, ठीक है। डाटा बेचारों ने उन्होंने पूरा निकाले, उन्होंने उठाया वहाँ से, अच्छा ये लोग खत्म, टेंशन समझे। तो ये बहुत अच्छे से रखना है कि एक्सरे किसने निकाला? डीएनए किसने देखा था? मॉरिस विल्किन, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। लेकिन इन्होंने क्या करे? उस डीएनए को 3D में इमेजिन कर लिए, काम खत्म। इनमें से इमेजिन करें। डाटा पूरा वहाँ से लिए, अपने इमेजिनेशन करके बढ़िया से मॉडल बना दिए। एक्सरे डिफ्रैक्शन इन्होंने करे थे। किसने? विल्किन और रोजालिंड, मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने कर ली। और बाद में फिर वाटसन क्रिक ने डबल स्ट्रक्चर दिया उसके बेसिस पर, है। ठीक है, समझ आ गई बात? बेस पेयर भी उन्होंने बताया नहीं। अब जब डीएनए का स्ट्रक्चर दिया उन्होंने पूरा, तो सारी चीज़ें बताया उन्होंने, सारी चीज़ें अपन जो पढ़ते हैं बस सभी इनका ही है, वॉटसन क्रिक का टू स्ट्रैंड वाला ना। हाँ, डबल हेलिक्स, वो हेलिकल स्ट्रक्चर और डबल स्ट्रैंड, दो चीज़ें, तो सारा अपन इनके ही पढ़ते। लेकिन रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन का इतना पॉइंट याद रखो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा उनका था। एक्सरे में उन्होंने देखे थे डीएनए को, और उस देखने पर पूरा जो उसके बाद में जितना भी करे कि फिर डीएनए का स्ट्रक्चर देना, बेस पेयरिंग रहती है, अमका रहता, पिच रहती है, वो सारा इनका, किसका? वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। लेकिन डीएनए को अगर पूछा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल किसका है, क्या बोलेंगे? रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन, ठीक है। One of the hallmark of their proposition was base pairing between the two strands of the polynucleotide chain. तो सबसे पहला hallmark क्या है उनका? Base pairing. However, this proposition was also based on the observation of Irvin Chargaff that for a double-stranded DNA. अब देखो, however, this proposition was also based on the Irvin Chargaff. अब Irvin Chargaff ने भी वैसे कुछ लाया, अब इन्होंने तो बस बहुत ही भारी काम करे Irvin Chargaff साहब, है ना। A प्लस बी के बाद में सी आता बोल के, ए के बाद में बी के बाद में सी आता बोल के वैसे काम कर लिया उन्होंने। जैसे ABCD याद है अपने को, वो बता रहे स्पेशल एक लॉ, देखो मैं एक लॉ दे रहा बोलते कि ए के बाद में बी और उसके बाद में सी आता करके, ऐसा है ना। देखो, हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चार्गाफ। अब तुमको ये मालूम है, देखो तुमको ये बात मालूम है, देखो दो तीन चीज़ें इसमें, क्या क्या, देखो ए किस साथ में पेयर बना था? टी कितने बार बनाएगा? दो, और जी किस साथ बना था? साइटोसिन 3। अब देखो इतना भारी एक लॉ दिए थे इन्होंने, बहुत खतरनाक, बोले जितने ए रहेंगे उतने टी रहेंगे। तुम सोचेंगे कि अभी ये 2 और ये 5, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हार्ड है, समझ नहीं आते। हाँ बोलो वो क्वेश्चन जो आता तो अभी देखते ना, पहले ये समझो, ये बहुत हार्ड लॉ है, इसको समझने में दिक्कत आ सकती है तुम्हारे। मैंने बोले तुम्हारे डीएनए के अंदर 100 एडेनाइन, तो बताओ कितने थाइमिन नहीं? 100। तो कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ठीक है, चलो 150 बोल दिया अगर मैंने ग्वानिन, तो साइटोसिन भी 150 है ना, समझ रहे भाई। तो ऐसा उन्होंने लॉ दिए थे, और बोले देखो, और अगर बोले देखो अगर ये कुछ तुम मान लो 50% है, तो बाकी का डीएनए 50% कौन होगी? ये बोले थे ना, समझ में आ रही मेरी बात? अगर इन्हें देखो, डीएनए में तुम्हारी सिर्फ 2 ही चीज़ें, एक तो पेयर रहेंगी तुम्हारी एडेनिन ग्वानिन की, तो एडेनिन थाइमिन की, दूसरी रहेंगी ग्वानिन साइटोसिन की। ये 2 पेयर के अलावा कोई रहेंगे क्या? नहीं रहेगा। तो इस पर बोले थे उन्होंने कि अगर ये मान लो अब 2 तरीके की पेयर है तुम्हारे पास, अगर ये पेयर 10% रहती, बाकी 90% नीचे वाली
कॉन्सेप्ट ये एक्चुअल में वो क्या बोले थे उन्होंने स्टेटमेंट कौन देखता ऐसा है। concept है क्या? हाँ ये है कॉन्सेप्ट, ये है। पहले तो देखो सबसे पहले दो चीज़ें याद रखो, एक जितने एडेनिन उतने थायमिन। Timing. अगर एडेनिन थायमिन अगर तुम्हारे 20% है तो बचेगा 80% ये। अगर ये 75 है तो 25, ये 50 तो वो नीचे के 50, ये चीज़ है। हाँ, बस एक मिलेगा तो अपन दूसरा आंसर निकाल लेगा। हाँ ऐसा। अब उसने तुमको बोला, देखो कितने खतरनाक सवाल आते हैं इस पे। अब उसने बोला तुम्हारे पास एडेनिन 25 है, टोटल देखो उसने बोला ऐसा नहीं, उसने बोला 25% एडेनिन है। क्या बोला देखो 25% एडेनिन। पूरे के पूरे 25% नहीं, सिर्फ एडेनिन 25% है, तो ये कितने परसेंट होगा? 25%। बढ़िया। ये आया अब 25 50 हो गए, तो उसने पूछा साइटोसिन कितने परसेंट है? 25%। खत्म, ये सवाल है उसके पास। और हर साल फिक्स क्वेश्चन रहता है इसका एक। लॉ यू तो भारी खतरनाक। रेंज 4 इस पूरी थ्री में क्या देखना, सिर्फ 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? एक तो है एनसीईआरटी में बस देखो ए जितने रहेंगे उतने ही टी रहेंगे, ठीक है, और जी जितने रहेंगे उतने ही सी रहेंगे। ये बॉन्ड नहीं दिखा रहा मैं, इक्वलिटी का साइड है, ठीक है ना, तो बॉन्ड समझेंगे ऐसा रहता है, ठीक है। जी जितने रहेंगे उतने टी रहेंगे। पहला पॉइंट ये, अब ये बॉन्ड दिखा दिया मैंने 3 2। वैसा यानी ए इज इक्वल टू सी, यानी जितने ए उतने नंबर में टी, जितने सी उतने जी। पहला पॉइंट। दूसरी बात, डीएनए दी दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, एक दो ही पेयर से, एक प्योर टी एक प्योर सी। और थायमिन ये फिर क्या? एक से बने हुए ये रिपीट होते जा रहे हैं फिर। हाँ बिल्कुल, यही तो कमाल की बात है। और क्या हो सकता है तुम बोलो? इसके अलावा देखिए क्या बोलने बोलते, सिर्फ दो ही तो बेस पेयर पड़े डीएनए में पूरे, बस ये कमाल की बात है। एक बार ATGC बाद में ATGC बाद में इधर से फिर यहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं देखो, ऐसा नहीं करना है, सामने बोलना है। ए के सामने टी, जी के सामने सी, सी के सामने ए, सी के सामने जी। अरे चलो ना, कुछ भी बोल। हाँ बस, तो तुम्हारी समझ में अगर वो बोल देता है, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो तुमने पॉइंट याद रख ली, इनका सही है, दोनों भी इक्वल रहेंगे। हाँ। दूसरा पॉइंट फिर क्या बोलेंगे अपन? 10% तो 10%। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे कि परसेंटेज में अगर ए और टी का परसेंटेज देखो, इन दोनों को मिलाकर, मिला के पूछ हाँ मिलाकर बोल दिया उसने कि भाई इनका परसेंटेज ए एंड टी कितने परसेंट है बोला? 10। चलो बोल दिया 10% है। तो जब दोनों मिलाकर 10% है, ए प्लस टी बराबर 10% है, तो बाकी के 90% में क्या होगा फिर? जी एंड सी। 45 बांट दो। और इससे क्या है? इसमें 5-5। हाँ, इसमें 5 और सिर्फ अकेला बोल जाएगा। हाँ चलो अकेला बोला कि भाई चल नहीं ये टी नहीं, मैं सिर्फ अकेले एक ही बात करूंगा, मेरे को एकदम कन्फ्यूजिंग बनाना है सवाल को, तुम कन्फ्यूज आने को ना, ठीक है। मैंने बोल दिया ए सिर्फ 10% है, टी का मैं बता रहा नहीं, तुम्हारे को खुद पहचानो, हार्ड सवाल बनाने का एम्स लेवल का, ठीक है। चलो ए कितना है? 10%। सबसे पहले बताओ टी कितना है? अरे 10% थी, ठीक है। टी कितना है? 10%। अब बाकी बचा कितना? 80%। अब 90 निकल लेना है, 80 है, हाँ 80 40 बात, ठीक है। अगर इतना मैथ किसको नहीं आता है तो फिर तो बस उसके तो बातें है फिर, है ना, दुकान पर। However, this proposition was also based on the observation of the Irvin Chargaff। तो उनके पीछे कौन से प्रपोजिशन पे वही वो ए के साथ में टीच रहता, सी के साथ में जी रहता, तो उससे समझ में आएगा ना कि बेस पेयरिंग एग्जिस्ट करती करके। नहीं ये बोला ना जिस बेस पेयरिंग वाला प्रपोजिशन क्या बोला है देखो, अपने क्या बोले, बेस पेयरिंग के प्रपोजिशन पे बोला हाँ यानी जो बेस पेयरिंग जो उन्होंने बोले ना, देखो पॉटसन क्रिक ने क्या बोले, क्या बेस पेयरिंग रहती है, तो इससे भी समझ में, इरविन चारगाफ ने जो लॉ दिया अपना, उससे भी समझ में आता, हाँ उससे भी समझ में आता है कि बेस पेयरिंग एग्जिस्ट करती है डीएनए में करती है। उन्होंने बोले थे कि बेस पेयर रहती है, क्यों देखो अगर ए जीतते उतने टी नहीं रहते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेस पेयरिंग नहीं है, फिर सारे के सारे डीएनए में बेस पेयरिंग है, इसका मतलब ए जीतते उतने टी रहेंगी रहेंगी, हाँ ऐसा। ये क्या बोल रहे हैं, ये 80 दोनों ने सेम बताया, देखो वाटसन क्रिक ने भी वही बताया और इरविन चारगाफ ने भी, दोनों ने भी बेस पेयरिंग के बारे में बताया, उन दोनों का इसने बताया बेस पेयरिंग के बारे में, नहीं इसने बताया कि इसमें इक्वलिटी रहती दोनों में, वो दूसरी बात हो गई। लेकिन ये जो लाइन पढ़ी ना, वो मैंने जो भी लाइन पढ़ा क्या होगा, दिस प्रपोजिशन वाज, यानी कौन सा प्रपोजिशन? बेस पेयरिंग वाला, है ना, कि बेस पेयरिंग वाला जो प्रपोजिशन है वो इरविन चारगाफ के एक्सपेरिमेंट से, उनके लॉ से भी क्या होता है, साबित होता है, बोलता वाज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगाफ। ये जो लॉ हम बोल रहे हैं कि भाई बेस पेयरिंग रहती, वो इससे भी साबित होता है कि बेस पेयरिंग रहती है। अगर बेस पेयरिंग नहीं रहेंगी तो फिर ए जीतते उतने टी नहीं रहेंगी, सी जीतते उतने जी नहीं रहेंगे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बेस पेयरिंग रहती है, बिल्कुल साबित होता है। हाँ, इसके लॉ से भी अब इसका लॉ देखो, अब आगे आ रहा, अब जो बोल रहे हैं ना क्या लॉ है इरविन चारगाफ का, वो आगे आ रहा है। फॉर अ डबल स्टैंडर्ड, अब ये देखो लॉ है, फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, द रेशियोज, अब ये स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेट है लेकिन सवाल आसान आता है, ठीक है ना, द रेशियोज बिटवीन ए एंड टी, ए और टी का रेशियो क्या रहेगा बोलो? 1।
ए जितने उतने टी, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 चॉकलेट को 10 में बांटेंगे तो एक पे कितने आएंगे? एक। ऐसा है, तो ए जितने उतने टी, तो ए बाई टी का रेशियो क्या है? 1 है ना। एंड गुआनिन एंड साइटोसिन्स आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। देखो वो हमेशा सेम रहेगा, वो स्टेटमेंट बहुत घुमा के कांस्टेंट रहेगा। अब बदलेगा क्या? कभी चेंज होगा, कैसा होगा कि भाई नहीं कुछ डीएनए में लिखते लेंगे ए टी के बराबर है, जी सी के बराबर है, तो हाँ वो ऑलवेज जैसे एक मरतबा किसी डीएनए के अंदर ए और टी का जो रेशियो है वो कभी बदलता नहीं, बोलता देखो ए बटे टी ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 रहेगा, कभी बदलेंगे नहीं। 1 से 2 होगा, कभी ऐसा होगा भाई ए थे यार टी डबल हो, टी डबल आदित्य खा जाएंगे, घर को ले जाएंगे उसको, ऐसा कभी नहीं होता, कांस्टेंट रहता पहली चीज़। और इक्वल टू 1 आता है, और जैसा ये है जी सी का भी इक्वल टू 1 आता। तो स्टेटमेंट भले ही इतना खतरनाक है, हाँ स्टेटमेंट भी आता है, अब तुम कर सकते। 2 चीज़ें हैं देखो स्टेटमेंट में, उसकी 2 चीज़ें। सवाल जो आते हैं वो एक कॉन्सेप्चुअली सवाल, वो अभी मैंने बताया 2 पॉइंट उसके लिए याद रखना है, ए बराबर टी और सी बराबर जी। और उन दोनों का जो अगर परसेंटेज में देता है कि इतने % या उतने %, तो अगर ए का परसेंटेज दिया उतने टी का कर दो, बचे में से आधे थे बांट दो, ये हो गया। लेकिन स्टेटमेंट में 2 चीज़ें बोला देखो, अगर स्टेटमेंट का सवाल आता है कि क्या स्टेटमेंट दिया था करके, तो देखो पहली चीज़ क्या लिखा, पहली चीज़ क्या बोला? रेशियो बिटवीन, अब है इतना एनसीईआरटी में है वो जो दिया, हाँ तो लिखा रहता है ना, देखो पहली चीज़ क्या बोला? ए बाई टी इक्वल टू 1 कांस्टेंट एंड सी बाई जी इक्वल टू 1। पहली चीज़ ये होगी। और दूसरी चीज़ क्या बोला? दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी? कांस्टेंट, बदलेगा नहीं। कभी ऐसा होगा क्या कि भाई ये रेशियो 2 हो गया करके 3 हो गया, नहीं, ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है। इससे तो पहले देखिए उन्होंने परसेंटेज अलग अलग, इसका 4 परसेंटेज नहीं, ये जो रेशियो है ना, ये जो एक है ना, देखो कभी ऐसा हो सकता है क्या ए बटे टी द्वारा करके कैसा आएगा? जितने ए है उतने टी है। अगर जैसे मैंने बोला देखो, जैसे ये तो मान लो मेरे को ए और टी एक ही, तो यही चीज़ कांस्टेंट है, यानी एक ही कांस्टेंट आएगा बोलता है, यानी एक हमेशा वो हमेशा रेशियो एक ही आएगा उसका, वो जी सी का वो कैसे, वो भी हमेशा एक ही आएगा। देखो जितने जी उतने सी रहते हैं ना, इन दोनों मिला के कांस्टेंट बोल रहा है? नहीं, ए बाई टी हमेशा कांस्टेंट, सी बाई जी हमेशा कांस्टेंट, ऐसा बोल रहा है। जैसे अभी तुम्हारे को दे दिए 10 चॉकलेट 10 लोगों में बांटो, एक एक आएगा। 100 चॉकलेट 100 लोगों में बांटो, क्या अलग आएगा? नहीं, एक 1000 चॉकलेट 1000 में बांटो, एक 27 में बांटो, एक ऐसा है, समझे? ए और टी का रेशियो कभी भी एक ही आएगा, कांस्टेंट एक आएगा। तो देखो एक मिनट, डबल लाइन, द रेशियो बिटवीन ए एंड टी एंड जी एंड सी आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1, यानी वो कभी चेंज नहीं होगा, रेशियो एक ही आएगा, हमेशा एक आते रहेंगे ऐसा। तो 2 चीज़ें अच्छे से याद रखना है इस पर से, अलग नहीं चीज़ें है ना। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट रख लेना, या फिर अच्छे समझ तो लिया ना तुमने? अब यार समझ लिए, अब तुम्हारी मर्जी है, समझ में रहेगा तो बहुत अच्छी बात, याद करो। चिराग से 3 आते क्वेश्चन, 3 हाँ। तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 आता है, जैसे स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछता है वो बहुत रेयर आता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना, फिर स्टेटमेंट पूछने का मतलब नहीं है। और जो इंसान कॉन्सेप्ट से सवाल बना दे रहा तो रटने, फिर वो रटने जब कॉन्सेप्ट है तो वो ये चाहता कि आज तक कि इसका स्टेटमेंट वाला नहीं है, पूछ सकता। हालांकि जो बच्चों को आता है वो भी घूम जाएगा इसमें, तो कॉन्सेप्ट बोला कि नहीं बोला, A1 बोला कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ा है, इसके 17 फॉर्म निकल सकते। एक स्टेटमेंट तुम अलग अलग बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, तुम बढ़ा सकते कुछ भी, अलग अलग। ये मैथमेटिक्स चीज़ है ना, तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। तुम बोल सकते कि बच्चे को 100 में से इसको इतने बांट कितने आएगा, अलग अलग इक्वेशन बना सकते। लेकिन जो बच्चा इसका सवाल कर पा रहा उसको स्टेटमेंट रटने की क्या जरूरत है? फिर स्टेटमेंट वहाँ रटो जहाँ पर तुमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज तक के जितने भी हर साल लगभग हर 2 साल में 1 साल में क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन वो कहा था ऐसा पूछता है कि 20% इतने, 30% इतने ये है तो उतने कितने बढ़ाओ, ऐसा स्टेटमेंट नहीं पूछता अभी तक के भी, क्योंकि मालूम है जब कॉन्सेप्ट की चीज़ है तो जिसको कॉन्सेप्ट है उसके लिए स्टेटमेंट कोई बड़ी बात थोड़ी थी। और अच्छा है कि उसने नहीं कॉन्सेप्ट समझा, नहीं रट के कोई भी चल जा सकता, लेकिन सवाल कोई कर सकता है कि नहीं, ऐसा बोलो क्या बोलोगे? चलो ठीक, देखो बेटा पढ़ते नहीं ठीक है, समझ में आया ना? बढ़िया पाया मुझे। अब देखो इधर द बेस पेयरिंग कन्फर्स, हाँ हाँ वही माता की पढ़ा रहे हैं यहाँ तक कि बस पैकेजिंग था। देखो माता जहाँ तक उतना हुआ ना, मेरे मालूम है ना कि बायोमोलिक्यूल में मैंने कितना पढ़ा है, कितना आसानी समझ में आया वहाँ तक कि देखो द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब बेस पेयरिंग से बहुत अच्छी चीज़ें आती है बोलते हैं। बेस पेयरिंग कन्फर्स, यानी जो बेस पेयरिंग बनती है ना, ए के साथ में बॉन्ड, ए टी के साथ में बॉन्ड बना रहा है, जी सी के साथ में, जो बेस पेयरिंग बनती है, इससे क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी, क्या क्या चीज़ें अच्छी मालूम पड़ेंगी। द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी आएंगी बोलते टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब क्या क्या सकती है? सबसे पहले बोलो स्टेबिलिटी, डबल। देखो एक लकड़ी को तोड़ना आसान है कि 2 लकड़ी को तोड़ना आसान है? तो सबसे पहले स्टेबिलिटी आएगी ना यार, जल्दी से टूट पाएंगे डीएनए, जल्दी खराब होंगे नहीं।
RNA एक ही लकड़ी रहती है, एक स्ट्रैंड, जल्दी से कोई भी बॉन्ड तोड़ डालेंगे, लेकिन DNA को एक तो तोड़ नहीं सकते, डबल का तोड़ना पड़े ऐसा। सबसे पहली चीज़ स्टेबिलिटी आएंगे उससे। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। देखो क्या बोला कि द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। बेस पेयरिंग जो थी ना, DNA में बेस पेयरिंग है ना, तो उसकी वजह से कुछ यूनिक प्रॉपर्टी आती है बोलते DNA के पास, कुछ स्पेशल चीज़ आ जाती है कि वो RNA में नहीं है। हाँ, दूसरों में नहीं आती, जो जैसे एक स्टेबिलिटी बताया मैंने पॉइंट है ना, वैसा। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सबसे पहली चीज़ कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कि ए ऑलवेज टी के साथ में बनाएगा, जी ऑलवेज सी के साथ, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन वन स्टैंड इज नोन। अब इससे आसान क्या होगी, अगर तुमको एक स्टैंड की सीक्वेंस मालूम है, दूसरे की तो खुद ब खुद बोल देंगे। कैसा देखो एग्जांपल, इससे जानना बड़ा बेस पेयर। हाँ ठीक है, देखो अगर ये तुम्हारा स्टैंड है, मैंने बोल दिया यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, ठीक है। तुम दूसरे स्टैंड पे की सीक्वेंस नहीं बता सकते? हाँ बता सकते। बोलो, ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने सी, जी के सामने सी। खत्म। पहली चीज यूनिक चीज़ है कि नहीं, देखो तुमको एक स्टैंड वाले दूसरा तुम खुद ही बना रहे, खुद ही तुम देख भी नहीं रहे उसमें, यूनिक चीज़ है। प्रोटीन में ऐसा कर सकते हैं अपन, एक प्रोटीन मालूम है, आगे प्रोटीन में नहीं बता सकते, ठीक है। यूनिक चीज़ है इसमें, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पहली। The sequence base, if one strand is known, then a sequence in the other strand can be predicted. Also, if each strand from a DNA, let us call it as a parental DNA, act as a template for synthesis of new strand. नहीं, हर स्टैंड एक नया स्टैंड बना सकता है बोलता। हाँ देखो कैसे मालूम, देखो जैसे तुम्हारे DNA है, ठीक है, देखो जैसे थोड़ा छोटा सा DNA, छोटा सा DNA, यहाँ A, देखो इसमें ए है, टी और टी दो ही का मान रहा है, ठीक है, टी और ए, ऐसा DNA, ठीक है। अब ये दोनों स्टैंड को मैंने अलग अलग कर दिया, यहाँ पर ए बना दिया, देखो यहाँ ए और यहाँ टी, और यहाँ क्या बोलो, टी और ए, ऐसा। अब इसके ऊपर एक नया स्टैंड खुद ब खुद बन सकता, कुछ भी नहीं करना है उसको, पेयरिंग लगाने के ना, बस यहाँ टी लगा दो, यहाँ ए लगा दो, यहाँ ए लगा दो, यहाँ टी लगा दो। तो हर स्टैंड एक जैसे एक टेम्पलेट के तौर पे, एक नक्शे के तौर पे काम कर सकता है कि आगे क्या बनाना है, एक आइडिया दे सकता है। टेम्पलेट वो नक्शा होता है। हाँ, टेम्पलेट बोलते नक्शा, जैसे तुमने देखो क्विज वगैरह खेलते, क्विज बोलते नहीं, पजल का पहले नक्शा दिया रहता है अपनी साइड में देते हैं, हाँ, तो कुछ बनाने के रहते घर वाले, उनके पहले नक्शे देते, ऐसा ऐसा बना करके, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। तो वहाँ से उठाएगा वर्ड टेम्पलेट कि भाई उसको देखकर अपन दूसरा बना लेंगे, ऐसा। तो हर स्टैंड इसमें टेम्पलेट कैसे काम, ऐसा नहीं कि भाई तू यही करेंगे, दोनों के दोनों स्टैंड एक नक्शे के तौर पे काम कर सकते हैं, कि उसको देख देख के अपन सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड DNA बना सकते हैं। यूनिक चीज़ है ना, प्रोटीन कैसा है कि भाई प्रोटीन को देख के बना, यूनिक चीजें चल रही है। हाँ, कि भाई क्या क्या नहीं, पेयरिंग से क्या क्या फायदे वो बता रहा हूँ। पेयरिंग होने से क्या क्या, पहला फायदा तो ये कि अपन एक स्टैंड है, दूसरा स्टैंड खुद ही बोल दिए। दूसरा कि अगर वो दोनों स्टैंड को तुमने अलग अलग कर दिया ऐसा, तो तुम नए 2 DNA बना सकते एक। और एक ये भी बोला ना कि वो एक में के कॉम्प्लीमेंट्री है करके। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री वही इतना कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो हमेशा एक साथ में बाइंड करेंगे, वही जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है ना। ये भी एक हुआ कि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, वो भी हुआ, ऐसा बोल सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से तो ये सारी चीज़ें आ रही है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या था, उसका लिटरल उसको कर सकता खुद का, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या हमारी है, देखो कि हर स्टैंड एक नक्शे के तौर पे काम कर सकता है ना, कि ऑल्सो इफ स्टैंड DNA लेट अस पैरेंटल DNA एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA, यानी हर DNA एक बाप के साथ, एक पेरेंट के साथ काम करके अपना एक अलग DNA बना सकता है खुद का, है ना, नक्शे के तौर पे काम कर सकता है। दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पैरेंटल DNA, जिससे क्या होगा, देखो जो नए DNA बनेंगे दोनों भी एज इट इज पैरेंटल के रहेंगे सेम। बस समझ में तुम्हारे, देखो क्या बनना चाह रहा है ना, ऐसा देखो जैसे मैंने बनाया था ना छोटा सा DNA A T G, ठीक है, क्या बना रहे थे, क्या बोलेंगे बोलो, T A C। अब देखो इसने क्या करे, दोनों स्टैंड को अलग अलग कर दो, इनको हरी रन दो, देखो हरा स्टैंड थी, और इधर भी एक ही तरह बना रहे, साइड में जगह नहीं है, एक ही तरह बना, ठीक है। तो ये इधर आया और ये वाला स्टैंड इधर आया, ठीक है। अब देखो A है, उसके बाद बोलो T है और G है, इसके ऊपर जो बनेगा, अब ये देखो दोनों के स्टैंड को अलग अलग कर, इसके ऊपर नए स्टैंड बना रहा, बोलो A के सामने क्या बनेगा, बोलो A के सामने बनेगा T के सामने G के सामने C। बोलो ये DNA पूरा ऐसे सेम बना के नहीं बना, सेम बना, C सॉरी, देखो पूरा सेम बना के नहीं बना, देखो यहाँ पर ही बना लो T A और C, A T C, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये वाला स्टैंड है ना। अब इसके ऊपर मैं कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगा कुछ भी, तो देखो A E G, क्या बना बोलो, A T G। अब ये अलग बन गया है कि नहीं नहीं रे भाई, इतनी पलट के रखा हुआ है, देखो गौर से। तो इधर उधर का मसला नहीं है यहाँ पर, देखो
ए ने तो टी के साथ में बनाया ना, पहली पेयर तो उसकी है ना, दूसरी देखो टी ने तो ए के साथ में बनाया ना, और सी ने तो जी के साथ में बनाया ना, तो एक डीएनए ने अपने जैसे दो डीएनए आइडेंटिकल नहीं दिया, समझे बात? तो एज इट इज सेम, इसीलिए तो पूरे के पूरे डीएनए इंसान है पूरे के पूरे सेम क्यों रहते हैं? डीएनए के एक बेस पेयरिंग बनने से बहुत ज़्यादा फर्क आता है। डाउन सिंड्रोम देखे अपना, उमर को देखे, उमर को डाउन सिंड्रोम तो छोटे छोटे, हाँ डाउन सिंड्रोम, शायद कुछ दिन में बोला हाँ, तो लेकिन वो एक डीएनए की बेस पेयरिंग से नहीं, वो पूरा क्रोमोसोम से उसका टेंशन नहीं है, वो अलग थोड़ा, लेकिन हाँ बिल्कुल। तो म्यूटेशन से बहुत ऐसे ऐसे फर्क आते हैं कि पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर भी उसको ठीक नहीं कर सकते। डीएनए की बेस पेयरिंग इतनी इफेक्ट करती है, बोले तो हाँ बिल्कुल। तो बहुत खतरनाक बात रहती है। तो इसलिए जब भी डीएनए अलग होते हैं तो अपने जैसा एक नया डीएनए बनाते हैं। तो पेरेंट्स से जो पुण्य बोलते हैं ना, सेल डिवाइड होते, डीएनए सिंथेसिस होता, तो ऐसे होता डीएनए सिंथेसिस। हाँ डाउन सिंड्रोम वाली इतना नहीं है। हाँ, वो जो भी होगा वो अपने, वो अलग बात है, उसकी माहौल 2 दिन से घूमता रहा, इतना परेशान कर रहा है, मुझे स्कूल में वॉशरूम में कौन जो सिखा होता है। चलो सुन दे, हाँ देखो, देखो 2 strands each strand DNA, let us call them as a daughter DNA। अब क्या बोलेंगे उनको? बच्चे बोलेंगे ना, उस पेरेंट DNA क्या बोलेंगे? बच्चे। thus produced would be identical to the parental DNA molecule because of this, इसी वजह से नहीं जो बच्चे बने as it is same बने, जैसा पेरेंटल DNA था वैसे ही बने। द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA बिकम वेरी क्लियर। तो इससे जेनेटिक क्या बोला? जेनेटिक इम्प्लीकेशन, यानी इम्प्लीकेशन क्या बोलते? लॉ करना, रूल कायम कर देने को बोलते हैं ना इम्प्लीकेशन। तो जो जीन थी अपनी उसी को ट्रांसफर करने के लिए जेनेटिक इम्प्लीकेशन जो है एकदम क्लियर कट रहेगा, बोलते कुछ दिक्कत नहीं आएगी तो चलो अभी आ गया, इसका क्या लेना, इसका मतलब क्या लेना, सब कुछ नहीं रहेगा, एकदम क्लियर कट रहेगा हमारे को कि भाई ऑफस्प्रिंग ये है, पेरेंट ये तो ऑफस्प्रिंग यही बनेगा। समझ ये बात? ठीक है, क्या बोला कि द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA बिकम वेरी क्लियर, एकदम साफ है। इम्प्लाई करने में कोई तक्कर है अपने को नहीं है, अपने को पेरेंट का DNA मालूम है, आसानी से अपन डॉटर DNA बना सकते हैं। वो हो रहा है इससे, हाँ बस वही बात बता रहा हूँ कि भाई घुमा के इंग्लिश में है ना, अपने को 2 फायदे मिले। एक तो क्या, अपने को एक स्टैंड मालूम है, दूसरा स्टैंड खुद ही बता दिया। दूसरी बात कि दोनों स्टैंड अपने अपने तौर पे टेम्पलेट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, और वही DNA बनाएंगे जो DNA था। हाँ, लेकिन खास बात क्या, देखो जो पेरेंट DNA था वही DNA बनाए। दोनों स्टैंड को तुमने ऐसा फाड़ अलग कर, जैसे चेन रहती ना अपनी, चेन को अलग कर दो, अलग अलग चेन से मिला दो, तो वही जो चेन बनेगी जो चेन थी, ये खास बात है। तो एक के 2 हो जाएंगे, समझ रहे बात तुम? ये 2 फायदे उसके। चेन भी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री रहती है ना, इसी बस वही सी बात है वो। चेन को लिए तुमने, दोनों चेन को अलग कर दी, जो अपनी चेन आधी सी बात थी जॉकेट की वो अलग कर दी, अब एक नई चेन से मिला दिया, उसको एक चेन या अलग चेन बनेगी। खास बात क्या रहेंगे, लेकिन वो चेन उसी चेन से जुड़ सकेंगे। तुम बोलेंगे नहीं मैं बड़ी वाली चेन लगाता, नहीं, एज इट इज चेन से जुड़कर 2 चेन बना सकते हैं, आइडेंटिकल। आया समझ? बिकॉज तो इसी वजह से दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशन, द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA बिकम वेरी क्लियर है। तो उसका जो जेनेटिक इम्प्लीकेशन है, एक जनरेशन से दूसरे में जाना, भाई जेनेटिक, जैसे जेनेटिक इम्प्लीकेशन में एक चीज़ नहीं आती, बहुत बड़ी टर्म है, उसमें छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात बोल दिया कि भाई कौन सी प्रोटीन बनना, क्या बनना, सारी चीज़ें अपन सिंपल बोलो कि अगर तुमको टेम्पलेट मालूम है तो तुम आसानी से उसका बना लेंगे करके, उसके सामने वाला बना लेंगे। नक्शा मालूम है तो आसानी से बन जाएगा। नक्शा मालूम है तो आसानी से बना लेंगे। हाँ बिकॉज अगर यहाँ पे दिया नहीं तो ये अपन उतनी स्पेसिफाई नहीं है ना लाइन, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं बोलते रहे ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा दिया तो इसको पकड़ के चलना है आसानी से। यहाँ पर अगर बिकॉज दिया मतलब इसका मतलब असर्शन रीजन बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब एनसीईआरटी कई की भी लाइन आती थी बिकॉज नो बिकॉज, हाँ बिकॉज जो है ना वो बिकम वेरी, तो बिकॉज एक्चुअल में असर्शन का क्वेश्चन था, जैसे उसने बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट, जैसे इस क्वेश्चन में बोला उसने, चलो कि मान लो बिकम मान ली, वैसा तो बहुत ज़्यादा साफ नहीं करा लाइन को। अगर उसने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कंप्लीट बेस पेयरिंग है ना, मुकम्मल बेस पेयरिंग, तो कंप्लीट बेस पेयरिंग की वजह से जेनेटिक इम्प्लीकेशन आसान है। जेनेटिक चीज़ यानी जो है जीन है उसको इम्प्लाई करना या फिर नया स्ट्रक्चर DNA बनाना बहुत आसान है या फिर सिंपल है, बस सही है। बोला ना बिकॉज, देखो बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से, क्यों? क्योंकि DNA पेयरिंग बनाता ना, DNA के अंदर बेस पेयरिंग रहती, इसी वजह से जेनेटिक इम्प्लीकेशन यानी जो जीन का इम्प्लीकेशन है, जीन का अप्लाई करा बोलते हैं ना, रूल अप्लाई कर देना, उस तरीके से बोल रहा है। यहाँ पर क्या ले रहे हैं अपन? बना लेना, हाँ आसान है, इसलिए एकदम सिंपल है, बोलते कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसके अंदर। एक को देखो कॉम्प्लीमेंट्री बनाते चले जाओ। हाँ, डबल स्टैंड से एक का दूसरा बनाना बहुत इजी है। इसका ऐसा इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA बिकम वेरी क्लियर, एकदम क्या बोलता, क्लियर है। आई बात समझ? अब देखो कुछ चीज़ें बताएंगे। द सेलेंट फीचर ऑफ द डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द DNA एज फॉलोज। तो आपने तो 2 फायदे देखे, क्या क्या थे? अब कुछ फीचर देखेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें रहती है, ये पड़ी भी अपनी है, ये 2 फायदे है कि भाई पेयरिंग से क्या क्या फायदे मिले अपने, ठीक है।
इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब ये बोलना पड़ता है क्या? नहीं. 2 चेन से बने हुए हैं. वेयर द बैकबोन इज कंसिस्टेड ऑफ शुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और बेसिस अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, है ना. एक 3 प्राइम से 5 प्राइम, दूसरा 5 से 3. ये बताया. इट मीन्स वन चेन हैज द पोलैरिटी 5 to 3 एंड 3. द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. ये बात पता है पहले. ए टी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है और टी जी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है. फॉर्मिंग बेस पेयर्स. Base adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine from opposite strand and vice versa. Similarly, देखो adenine thymine के साथ में और thymine adenine के साथ में, guanine cytosine के साथ में और cytosine guanine के साथ में, है ना. Similarly, guanine is bonded to the cytosine with the 3 hydrogen bond. As a result, always a purines come opposite to the pyrimidines. This generates approximately uniform distance between the 2 strands of the helix. देखो अभी समझा रहा. देखो ये तो मालूम है. एडेनाइन हमेशा थाइमिन, थाइमिन हमेशा एडेनाइन, गुआनिन हमेशा साइटोसिन, साइटोसिन हमेशा गुआनिन. अब इसने क्या बोला, इस वजह से क्या बोलता है. देखो एडेनाइन और गुआनिन क्या है तुम्हारे, ये बता रहा हूं. एडेनाइन प्यूरिन्स. हाँ क्या है प्यूरिन्स. ठीक है. तो बनने डीएनए बना लिया देखो बड़ा. ठीक है. ये डीएनए का स्टैंड बना दिया. 2 स्टैंड. चलिए बन गया स्टैंड. बढ़िया. यूनिफॉर्म स्ट्रैंड. अब देखो सुनो, मैं लाल से बना रहा जो है छोटी रिंग अपनी, इससे बना रहा. किससे? सर्कल से. और बड़ी रिंग स्क्वायर से बनाऊंगा. ठीक है. तो देखो इसका मतलब ये जो तुम्हारी ये जो गोल रिंग दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये तुम्हारे पिरामिडल है. ठीक है. पिरामिडल है. क्या है बोलो? पिरामिडल. पिरामिडल. ठीक है. और जो स्क्वायर रहेंगे वो क्या रहेंगे बोलो? प्यूरिन्स. प्यूरिन्स. ठीक है. ये बात समझ में आई तुम्हारे? प्यूरिन्स. ठीक है. अब देखो जैसे मैंने बताया पहला, ये थोड़ी लाइन को थोड़ा दूर बन लेंगे. समझ में नहीं आती. देखो ठीक है. देखो कंफ्यूज आ गया. फिर से बनाते हैं. स्टैंड अप में. ठीक है. अब देखो ये बना दिया मैंने इससे. किससे? देखो पहले क्या है, ये पहले बनाया अपने रिंग. ये देखो पिरामिड लंबी लंबी दादी है ना. अब एक बना देंगे अपन प्यूरिन दूसरे कलर में. हाँ एक पिरामिड एक प्यूरिन. तो मान लो अब इसको नाम दे देते अपन किसी भी. ठीक है. इसको क्या बोल देते? एडेनाइन. एडेनाइन है ना. इसको एडेनाइन बोल दो. इसको क्या बोल देंगे? थाइमिन. ठीक है. चलो बढ़िया. अब एक दूसरी मान लो कोई भी. ये यहाँ बना लेते हैं. इधर से बन सकता ना, लेकिन एक कोई दूसरा कलर पीला कलर. ठीक है. ये ऐसा. अब इसको क्या मान लेंगे बोलो? चलो इसको गुआनिन. हाँ इसको गुआनिन बोलना पड़ेगा. इसको साइटोसिन. सी. ठीक है. चलो ये गुआनिन हो गया अपना और ये साइटोसिन. अब देखो अगर सोचो, अगर मैं दोनों भी लंबे लंबे ब्लॉक लगा देता तो क्या हो जाता था? एक्सपांड. हाँ ये देखो मैं लगा के दिखा रहा था. मैं लगा रहा हो जाती थी ना. हूँ. ये फर्क आ जाता था पूरा. हमारे हो जाती कुछ एक्सपैंड, कुछ ब्रॉड, कुछ नैरो. ऐसा. ये ब्रॉड नैरो, ब्रॉड नैरो. देखो जैसे ये लंबा यहाँ लगा दिया मैंने ऐसा. ठीक है. और एक देखो ऐसे और लगाने की कोशिश करा. किधर जा रहा दिख रहा है? बाहर चले जाता है. ऐसा लो जाता है. एक छोटे के सामने एक ऑलवेज ऐसा रहेगा तो डीएनए की लेंथ कांस्टेंट है. एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा. यूनिफॉर्म दोनों पर. हाँ दोनों बड़े बड़े, दोनों छोटे छोटे जाते थे तो क्या मसला होता था? कुछ इस तरीके से काम हो जाता था. यूनिफॉर्म बोले तो यूनिफॉर्म है ना. सेम यूनिफॉर्मिटी बोलते हर किसी के लिए सेम. उसको बोलते यूनिफॉर्म. कि अपने स्कूल यूनिफॉर्म होता है हर किसी के लिए सेम. गरीब अमीर सब बराबर. अगर यूनिफॉर्म नहीं स्कूल में तो क्या होगा? अमीर बच्चे बहुत ही खतरनाक ड्रेस पहन कर आएंगे बढ़िया बढ़िया, और गरीब बच्चे वो पहनेंगे फिर वो समझ आएगा ना. तो स्कूल में यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए यूनिफॉर्म रहता. पहली बात आपके पैसे दरखास्त करने के हफ्ते नहीं है. ठीक है. चलो समझ में आया तुम्हारी? ये क्या कर दिया उन्होंने भी. तो मैं समझाना चाह रहा था तुम्हारे को, अगर दोनों सेम सेम है तो क्या होगा. तो कुछ तुम्हारा कैसा दिखेगा मालूम है? इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा. ऐसा देखो ऐसा कुछ बड़ा, कुछ ऐसा 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 बनेगा डीएनए. फिर दोनों लेंथ सेम नहीं रहेंगे. ऐसा बनेगा. छोटे छोटे देखो सर्कल सर्कल यहाँ पर आ गए समझो. सर्कल यहाँ पर दोनों की. क्यों बड़े बड़े सर्कल यहाँ चले गए और क्यूब यहाँ चले गए.
देखो थोड़े बड़े के भी इधर चले गए, लंबी लेन में ऐसा, ये फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए इससे फ़ायदा क्या हुआ इसका मतलब कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस कौन सा, ऐसे नहीं, देखो इन दोनों के बीच की नहीं, देखो इन दोनों के बीच की नहीं, इन दोनों के बीच की नहीं, किन दोनों के बीच की, हाँ इन दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस कौन सा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कौन सा, यहाँ से यहाँ तक का नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ये भी है कि सेम ही है ना। हाँ ये भी सेम ही रहता है, लेकिन इससे पर्टिकुलर किस डिस्टेंस की मुराद है, इस ये डिस्टेंस, जो बात बोल रहे हैं। हाँ इससे इस डिस्टेंस मुराद है। आप समझ आ गए बढ़िया से। चलो तो ये बोला उसने कि एज अ रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द pyrimidine, दिस generates approximately uniform distance, कैसा डिस्टेंस, यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड के बीच का ऑफ द हेलिक्स। आई बात समझ। अब ये देखो ये याद वाली चीज़ है, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, पढ़े थे वहाँ पर ही। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, देख ले 3.4 पिच की बात कर रहा है, ठीक है। नैनोमीटर इज 1 बिलियन ऑफ द मीटर, यानी 10 की पावर कितने, 9, 1 बिलियन बोले तो ये याद रखना है 10 की पावर 9। हाँ -9, 10 की पावर 9 -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बोले तो कितना होता, 1 नैनोमीटर बोले तो 10 की पावर -9 मीटर होता है। या फिर उल्टा बोलेंगे इसको तो 1 मीटर बोले तो कितना होता है, 1 मीटर बोले तो 10 की पावर 9 मिलियन नैनोमीटर, तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर। जैसे तुम्हारे पास एक जैसे बड़ी 1 मीटर बोलते एक बड़ी नोट है, बड़ी नोट कितने की, 1 बिलियन के बराबर, 1 बिलियन 1 रुपये के बराबर तुम्हारी एक बड़ी नोट है कोई, 1 बिलियन की नोट मिल गई तुम्हारी, तो कितने रहेंगे, एक कलर के कितने आएंगे उसमें, 1 बिलियन कलर आएंगे, ऐसी बात। 1 मीटर एक बड़ी नोट है, समझ लो। 1 बिलियन बोले 10 की पावर 9 देती, लगा दो 10 की पावर 9 0, मिलियन 10 लाख को बोलते, बिलियन उससे बड़ा, 10 की पावर 9, समझे, ये बिलियन है, बिलियन, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये दे दिया उसने, एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच पिच ईच टर्न, तो एक टर्न में कितने रहते, बस पिच कैसा बनती करके, है ना, सारा कुछ दिखाया था ना। तो एक पिच में कितने रहेंगे, 10 बेस पेयर, एक टर्न बोले तो वही पिच ही रहती है। क्या बोलो, 2 कॉइल वो देखो 2 कॉइल्स, द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन द राइट हैंडेड फैशन, कौन से फैशन में घूमे रहते हैं, वहाँ बताया था बात, राइट हैंडेड फैशन में। मतलब डीएनए भी हाँ डीएनए में बात पढ़ी थी वहाँ पर मॉलिक्यूल, हाँ डीएनए में भी सेम बात है कि वो भी राइट हैंडेड फैशन के अंदर ही क्या रहता है, घुमा रहता है। स्टेर रहते हैं, मेरे साथ पढ़े थे अपने, नहीं पढ़े। चलो द पिच ऑफ द हेलिक्स कितनी रहती, 3.4 नैनोमीटर, तो इतनी पिच है, तो फिर दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.34। हाँ 0.34 नैनोमीटर। 0. और एंगस्ट्रॉम में अगर एंगस्ट्रॉम में भी कर देंगे जब तो यहाँ 34 होंगी 34 और वो 3.4। 3.4 एंड देर आर रफली, तो फिर कितने बेस पेयर आएंगे इसके अंदर, रफली 10 बेस पेयर आती है बोलते हैं, तो इसलिए देखो देर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, कंसिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इज हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.35, यहाँ पर बोल दिया 34। द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर अदर इन डबल हेलिक्स। अब देखो ये बात है, तो प्लेन है बोलता है, जैसे देखो ये ऐसा है ना, ऐसे है ना, जो देखो मतलब तुमने व्हाट्सएप में क्लिक का मॉडल देखे क्या, उसमें दिखाया था, देखो ये क्या अपना, तो ये क्या डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल है 3D में एक्चुअल में ना। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हारे को, ये देखो ये दिख रहा है तुम्हारे को साइटोसिन, दिख रहा है साइटोसिन, उससे ये ग्वानिन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड दिख रहे। अब इन दोनों का जो प्लेन है ना वो ऐसा है, एक दोनों का प्लेन ऐसा नहीं है वो, ऐसे, यानी जो प्लेन में ये है, जो प्लेन में ये है वही प्लेन में ऐसे सेम प्लेन में ये है। जैसे ये अगर ऐसे प्लेन में है, ऐसे चपटे प्लेन में है, तो ये ऐसा खड़े प्लेन में नहीं है, समझ रहे हैं बात। हाँ यानी ये अगर ये देखो ये अगर ऐसा है तुम्हारा तो ये भी ऐसी है, ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा खड़े प्लेन में नहीं, ऐसा नहीं हो, दोनों भी चपटे चपटे प्लेन में, अगर ये चपटा है तो ये भी चपटा है, ये खड़ा है तो ये भी खड़ा है, ऐसा, ये दोनों ऐसे, ये दोनों ये ऐसे तो ऐसी, ये अगर ऐसे तो ऐसे ऐसा, नहीं सेम प्लेन, उनका प्लेन क्या करे, स्टैक्स ईच अदर। अगर ऐसा ऐसा मुड़े हुए रहेंगे तो टूट जाएंगे जल्दी, ऐसे रहेंगे चपटे चपटे तो मजबूती रहेगी ना उनमें, पूरे हाँ बेस पेयर एक दूसरे से, जैसे ये एक बेस पेयर है, जैसे पायरी रहती है ना अपनी, अब आधी पायरी ऐसी आधी पायरी से घूमी हुई रहती है, कितनी मुश्किल बात रही, पूरी की पूरी पायरी ऐसे, हाँ एक पायरी दूसरे पायरी से कोई ऐसा रिलेशन नहीं रहेगा। अगर वो घूमता हुआ स्टेयर केस है तो एक पायरी इधर जा रही दूसरी पायरी इधर, ऐसा हो सकती है ना यार, सिमिलर पायरी, हाँ एक पायरी पूरी की पूरी चपटी रही, तो वो बात बताया उसने, समझे बात आप। देखो ये भी बताया यहाँ पर भी, देखो ये बताया एडेनिन है अपना, अच्छे से दिखाया था और बढ़िया, देखो अगर दिखा दी बढ़िया दिखेगा, देखो ये यहाँ है, देखो ये देखो ये साइटोसिन है और ये ग्वानिन से बॉन्ड बनाती है, काफ़ी कंप्लीट। देखो ये यहाँ देखो जिसका ये प्लेन है सेम प्लेन में एडेनिन भी दिख रहा है, सेम जो प्लेन में ये देखो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ऐसे
दो बॉन्ड बन रहे हैं थायमीन के, इसके देखो ये एक बॉन्ड बनाया इसने ऐसा, ये ऊपर से ऐसा थायमीन का उसका बॉन्ड बनाया, कंप्लीट कर दिया उसने, तो सिंपल भी नहीं बताया। सेम प्लेन में, तुम्हें समझ में आई ना बात वो? हाँ बस सेम प्लेन में, जैसे देखो यहाँ पर भी दिखाया ना उसने। काफ़ी डीप स्ट्रक्चर है उसके, सारे ही कवर कर लिया उन्होंने। इनके प्लेन सेम है ना, जैसे देखो ये ए और टी का, जी और सी का, उन दोनों का प्लेन क्या रहेगा सेम, दिखा है यहाँ पर। हाँ देखो ये देखो, ये देखिए दिख रहा है, देखो दो बॉन्ड बना दिखा, ये दिख रहा है, ये ए और टी का जो बॉन्ड बन रहा है ना, ए और टी का और जी और सी का मतलब एक ही प्लेन में है। ये देखो ये टी जिस प्लेन में, ये ए उसी प्लेन में दिख रहा है, आड़ा चढ़ाएगा नहीं है। देखो ये जो जी जिस प्लेन में, सी उसी प्लेन में यहाँ पर, ऐसा, तो इसको बोला वैसे। अब उन्होंने इतना बॉन्ड का टेंशन नहीं लिए, फिर बहुत अच्छे से डीप बनाया हुआ स्ट्रक्चर हो, देख ये दो तीन बॉन्ड बनाते दिखा है उन्होंने। तब ये इसी पोजीशन में रहते हाँ यानी सेम ऐसे स्टैक्स ओवर ईच अदर ऐसा कर रहे है ना, ऐसा आड़ा चढ़ा घूमे भी नहीं है, स्टैक उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। बिल्कुल। अब वो पॉइंट समझ में आ गया तुम्हारे, स्टैक्स ओवर ईच अदर समझ में आया क्या बोलना चाहे उसने उसको, कि भाई द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। ये इससे स्टेबिलिटी है, एक ऐसी टेढ़ी वैसी ऐसा रहता तो स्टेबिलिटी नहीं आती, बॉन्ड नहीं बन सकेगा। हाँ बॉन्ड नहीं बन पाएगा बराबर, ऐसा टेढ़े टेढ़े रहते तो कैसा बनेगा, लेकिन ऐसे बराबर, तो इससे एडिशनल स्टेबिलिटी आएगी, एडिशनल स्टेबिलिटी आएगी। एडिशन टू एच बॉन्ड, एडिशनल तो यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आ रही, देखो वो जुड़े हुए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही, साथ साथ ऐसा ना छोड़ के ऐसे जुड़े हुए, तो इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। देखो एक तो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तुमने रस्सी से बांधी दोनों को तो स्टेबिलिटी आएगी, दूसरा आड़ा थोड़ा ना एकदम सीधे सीधे बढ़िया से बढ़िया, तो इससे एडिशनल स्टेबिलिटी आएगी। और अच्छी जाएंगे। Compare the structure of the purines and pyrimidine. Can you find out why the distance between the polynucleotide chain in DNA remains almost same? कंपेयर करो बोलते हैं तो समझ में आया, दोनों के बीच का डीएनए का सेंस क्यों आता करके ना। ये क्वेश्चन है। हाँ तो क्वेश्चन है, तो क्या बोला देखो, वाई द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन द डीएनए रिमेन्स सेम। अब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच का डीएनए क्यों सेम है, क्योंकि देखो ये भी बेस पेयर उसकी थी, ये भी एडेनिन और प्यूरिन पिरिमिडिन, ये भी प्यूरिन पिरिमिडिन की, इसलिए उनका डिस्टेंस सेम आ रहा है। ये दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, अब पायरी पायरी में डिस्टेंस सेम रहते हैं, कैसा रहता है, एक पायरी छोटी एक पायरी बड़ी, नहीं बस ऐसा, तो वही बताया उसने कौन रहता, क्योंकि इसका भी रीजन वही देंगे, क्योंकि देखो ऑलवेज पिरिमिडिन पायरिन से बॉन्ड बना रहा ना, हाँ तो वही वो भी बोल रहे थे, पहले जो बात पढ़ा है अपन ने, उसमें अपन ने दो डीएनए के स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस पढ़े, तो उसका रीजन भी वही जाएगा। और यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है, प्यूरिन पिरिमिडिन से बॉन्ड बना रहा, ठीक है, तो नीचे की बेस पेयर और ऊपर की बेस पेयर के बीच में जो इसमें जो डिस्टेंस है वही सेम रहेगा, क्योंकि देखो पायरी जिस चीज़ से बन रही तुम्हारी, एक छोटी एक बड़ी से ही बन रही ना यार, तो उससे बनी ना, क्वेश्चन की बात बोल रही है, देखो वो क्वेश्चन की बात हो गई, क्वेश्चन दोनों अलग अलग है लेकिन जवाब दोनों बस सेम। इसकी बात बोल रहे हो तुम, नीचे की बात, तो ये हाँ बिल्कुल हाँ, वाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन द डीएनए रिमेन्स सेम, ऑलमोस्ट वही बात समझा रहा मैं, कौन सी जो भी चीज़ है, ठीक है। देखो ये एक है, ये तुम्हारा, अब ये एक पायरी होगी, ठीक है, एक पायरी, ये दूसरी पायरी, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में उतना ही डिस्टेंस है, मैं ये बात समझा रहा। तो इसका रीज़न भी क्या जाएगा, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसका रीज़न क्या जाएगा, क्योंकि प्यूरिन पिरिमिडिन से ही बॉन्ड बना रही है, सिंपल बात है ना, क्योंकि अगर कोई अलग अलग, जैसे दोनों प्यूरिन बॉन्ड रहती थी तो उनका ये लेंथ भी चेंज होती थी और ये लेंथ भी चेंज रहती थी, समझ में आ रहा है ना बात तुम्हारे, इसलिए। और क्योंकि देखो प्यूरिन में दो ही रिंग है, पिरिमिडिन में कितने, एक रिंग है, पिरिमिडिन में दो, और ऑलवेज क्या करी, प्यूरिन पिरिमिडिन से बॉन्ड बना है, तो ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहा और ये भी रीजन है, तो इसका आंसर ऐसे भी बोल सकते हो। और यहाँ पर क्या बोला, कैन यू फाइंड वाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली से बात बोली ना आपने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात, हाँ। द प्रोपोजिशन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सपांडिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवॉल्यूशनरी। देखो द प्रोपोजिशन ऑफ द डबल है, अब डबल हेलिक्स से बहुत फायदे हुए बोलते हैं, तो दिया ना हमने वाटसन क्रिक ने, उससे बहुत सारे फायदे हुए, क्या क्या, फॉर एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनेशन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन। तो जेनेटिक इम्प्लीकेशन कैसा होगा, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए कैसे प्रोटीन कैसे बनेगा, ये समझने में मदद मिली है ना। बिकम रिवॉल्यूशनरी, वो बहुत यानी वो तो रिवॉल्यूशनरी था वो, क्योंकि उससे ही अपनी सारी चीज़ें सॉल्व हुई,
देखो अपने को डबल डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आया, तो ये अपन बता पाए कि उससे प्रोटीन कैसा बनेगा, उससे आरएनए कैसा बनेगा और जेनेटिक इम्प्लीकेशन कैसा बनेगा। देखो रूल बना ली, रूल को अमल में लाना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको अमल में लाना, उससे प्रोटीन बनाना, कैसा प्रोटीन बनेगी वो आसानी से हमको समझ में आया। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। आरएनए कैसे बनेगा? हाँ आरएनए कैसा बनेगा, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगी, ये हमको तभी समझ में आया। डीएनए से डीएनए कैसा बनेगा? रेप्लिकेशन तभी समझ में आया जब हमारे को वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल समझ में आया। उसी के बाद में हमने सारी चीज़ें निकाली। जो अपने देखे थे तो एक फीचर था उसमें, एक तो ऊपर सब पूरे जितने भी पढ़े ना अपन ने, जो सारे किसकी देने, वाटसन एंड क्रिक क्या हेलिक्स के जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो बनाया ना उन्होंने मॉडल, उसी की मदद से अपन सब कुछ समझ पाया बोलता, समझे। तो जो सिंप्लिसिटी गई हमारे को समझने में, है ना, कि भाई इम्प्लीकेशन की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो अपने पास में है, लेकिन उसको जैसे रेसिपी है तुम्हारे इम्प्लाई कौन करेगा। हमारे को किसी ने रेसिपी लिख के दे दिया बावर्ची के पास में, अब बावर्ची उसको इम्प्लाई कैसा करेगा, अब रेसिपी को उसकी लैंग्वेज में लिखा तो एक्सप्लेन कर लेंगे, कुछ समझ में आएगा रेसिपी तो इम्प्लाई करेंगे, तो रेसिपी जितने आसानी से समझ में आएंगे उतने जल्दी इम्प्लाई होंगे। तो ऐसे ही है, तो हमने हमारे को डीएनए का स्ट्रक्चर बढ़िया समझ में आया तो उसका इम्प्लीकेशन भी समझ में आया कि उससे कैसी प्रोटीन बनती है, कैसा आरएनए बनता है। ऐसे वेरी सुन फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब याद रखना कि सेंट्रल डोगमा करके बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता कि किसने दिया सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा ये नीचे डायग्राम दिख रहे हैं उसको बोलते हैं कि डीएनए से डीएनए बनाने को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यही पूरी चीज़ को सेंट्रल डोगमा बोलते हैं, यानी पूरी बीच की चीज़, अखज़ माखज़ बोलते हैं ना उसको, अखज़ पूरी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का अखज़ कि डीएनए से डीएनए बनाएगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो ये सेंट्रल डोगमा है बोलता है उसका ना, मेन पॉइंट है उसका, किसका, पूरी जेनेटिक्स का। किसने दिया भी, उसने दिया, उन्होंने बताया कि भाई डीएनए से डीएनए बनने को आरएनए, अब डीएनए से आरएनए बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन, ऐसा नहीं होता कभी। इसमें वाटसन नहीं है, इसमें वाटसन नहीं है। हाँ चलो फिर फ्रांसिस क्रिक ही मेरे इसमें भी है, फ्रांसिस क्रिक द सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच स्टेट्स दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम, देखो उसने बताया बोलते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए जाती है, यानी डीएनए से आरएनए बनता, रिवर्स नहीं, रिवर्स बनता लेकिन किसमें बनता तुमने पढ़े होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना ह्यूमन, तो उनमें भी, तो ये रेयर केस रहती है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है इन्फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में जाती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से कभी आरएनए, कोई केस में नहीं। वो क्यों बना लिया तो एमआरएनए कौन, वो उसका देखते बैठे, वो कभी कभी तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ कुदरत कुछ एक्सेप्शन ऐसे रखती है कि इंसानों को हैरान करने के लिए, हमारे हाथ में, हम जो चाहेंगे वो। तुम सोचते बैठोगे डीएनए से आरएनए, नहीं, हम जो है हम कुछ भी बना ले, प्रोटीन से डीएनए बना लिया। हाँ तुम बस देखो कि हमारी कुदरत को देखो, तुम क्या क्या हो सकता है, हमारे पे छोड़ो क्या कर सकते हैं, हमारी कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है चलो समझ में आया क्या, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, तो फ्लो ऑफ थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में होता बोलते हैं ना, डीएनए से आरएनए बनने के, आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, किसमें, वायरसेस में, जैसे एचआईवी वायरस के अंदर। दस इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू दिस प्रोसेस। हाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। भाई की बात इधर उठाना पड़ा।